नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। यदि फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रत्येक कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लौटते हैं हमारे आज की लेक्चर की तरफ। आज हमें पढ़ना है स्थूलरुद्ध पड़ोसी देश। वैसे स्थूलरुद्ध होता है तो चारों तरफ से क्या जमीन से घिरा हो। नेपाल का भी आपका स्थूलरुद्ध पड़ोसी देश है, आपका भूटान भी स्थूलरुद्ध पड़ोसी देश है, और वैसा ही एक स्थूलरुद्ध पड़ोसी देश आपका अफगानिस्तान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस पाठ के जो अध्याय नंबर 2 है, भारत का पड़ोसी देशों के संबंध, 3 क्लास हमने पहले कर ली है। यदि आपने नहीं की है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप पहली क्लास से देखना स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी आपको किसी चीज़ की समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया में एक स्थलरुद्ध बहु नर जातीय देश है। मतलब बहु होता है आपका एक से ज़्यादा, नर जातीय मतलब कि जहाँ नर जातियाँ, मतलब मानव का जो मूल रूप है ना, जो मानव की जाति है वो क्या अलग अलग है। मतलब बहुत से प्रकार के वंशीय लोग वहाँ पर है भी, ठीक, वंश है वहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा है, इस प्रकार का देश है। इसका भारत के साथ कभी प्रत्यक्ष स्थल संपर्क था भी, कभी जमाने में भी, ठीक है। मतलब 1947 में भारत का प्रत्यक्ष क्या था आपका, इसके साथ संपर्क था, बिल्कुल सीमा लगती थी। जो किंतु 1947 में पाकिस्तान के निर्माण ने दोनों देशों के मध्य आवागमन को जटिल बना दिया भी। चीजें किस प्रकार से घटित हुई, आपने मैप देखा होगा, तो मैं एक बार भारत का ऊपर का मैप बनाता हूँ आपका भी। तो इस प्रकार से ये भारत है भी। तो एक बार थोड़ा सा मुझे ये देखना आप, ये आपका भारत है भी, ठीक है, ऊपर वाला भारत इस प्रकार का मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या था, पहले तो इस प्रकार से ये भारत था भी पूरा, ये जो पाकिस्तान वाला हिस्सा ना, ये भारत था, ठीक है। तो पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से समझना बात को भी। ये आपका भारत हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया अभी, क्या था, पाकिस्तान। और ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये आपका क्या था, अफगानिस्तान। क्या था आपका, ये अफगानिस्तान मान लिया हमने। आपको चीजें समझनी सिर्फ, आप देखिए ये पाकिस्तान है। जब 1947 से पहले मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर ये भी तो भारत ही है, तो ये पूरा मिलता था अभी। ये सीमा भारत की थी, ये जो रेड से है ना, ये थी आपकी भारत और अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान हो गया, और ये आपका सारा क्या था, इंडिया था। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, इतनी चीज हमें समझ में आ गई। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और ये जो देश बना पाकिस्तान भी, ये क्या बन गया, ये देश जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये पाकिस्तान बच गया। और हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ इतना संपर्क रह गया जितना आप देख रहे हैं ऊपर से। आप कहेंगे सही है सर, इतना संपर्क रह गया, लेकिन 1947-48 के दौर में क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस भाग पर कब्जा कर लिया, कश्मीर वाले इस भाग पे, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, पीओके। अब बताइए क्या हमारा अफगानिस्तान से संपर्क है? नहीं सर, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, उसको अवरुद्ध कर दिया। ये हमारी जमीन है, जिस दिन हम पीओके लेंगे उस दिन अफगानिस्तान के हमारे साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। कोई डाउट हो तो इस चीज में आप बताइए। सर कोई डाउट नहीं है, हमें समझ में आ गया अभी, ठीक है। कई बोलते हैं कि हमारा संपर्क नहीं है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं है। बिल्कुल है, हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान है भी। पीओके हम लेंगे उस दिन हमारा प्रत्यक्ष संपर्क भी हो जाएगा। और 1947 से तो पूरा पहले ही क्या था, अच्छी तरह से हमारा प्रत्यक्ष संपर्क था। ये चीजें क्लियर, हाँ सर, ये चीजें क्लियर होगी। किस प्रकार से पाकिस्तान ने जटिल बना दिया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इन भू राजनीतिक चुनौतियों के बाद भी भारत और अफगानिस्तान ने कुल मिलाकर साझा इतिहास और संस्कृति के साथ साथ महत्वपूर्ण सामरिक हितों के आधार पर घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध बनाए। बिल्कुल भी, बेशक चाहे कितने ही अवरुद्ध बीच में आए, पाकिस्तान चाहे कितने भी प्रकार के तिगड़मबाजी करे, लेकिन भारत और बांग्लादेश के, सॉरी, अफगानिस्तान के आज के दिन, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया संबंध है, ठीक है। ये चीज आपके ठीक, आपको याद रखनी कैसे संबंध भी। दोनों राष्ट्रों का संबंध प्राचीन काल से चला रहा है। जब ऐतिहासिक उत्तरापथ व्यापार मार्ग अफगानिस्तान से होता हुआ गंगा नदी के मैदानों को मध्य एशिया से जोड़ता था, इस
मार्ग के माध्यम से शताब्दियों तक वस्तुओं और धर्म और विचारों का आदान प्रदान होता रहा। अब देखिए आपको, आपने एक उत्तरापथ पढ़ा था अभी, दो ही थे आपके, एक उत्तरापथ और आपका एक दक्षिणापथ। उत्तरापथ क्या कर रहा था कि कहाँ से चल आ रहा था अभी, यहाँ मैं भारत का मैप बना दूं क्या बीच में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो आपका मध्य एशिया था, यहाँ से भी एक चीज देखिए, यहाँ आपका भारत का मैप समझ में आ गया ना। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ ऊपर से अफगानिस्तान से होता हुआ इस प्रकार से गंगा के मैदानों में क्या आता था, ये उत्तरापथ आता था। और ये सारी चीजों का व्यापार भी होता था, आपका संस्कृति का भी आदान प्रदान का एक कारण था। ये कौन सा, ये उत्तरापथ था। क्या है आपका ये उत्तरापथ। आप कहेंगे सर चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये कहाँ से आता था, ये रहा ऐतिहासिक उत्तरापथ व्यापार मार्ग अफगानिस्तान से होता हुआ गंगा के मैदानों को मध्य एशिया से जोड़ता था। ये गंगा के मैदान आगे ना यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर की ओर, तो वो कहा मध्य एशिया से जोड़ता था। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। इस मार्ग के माध्यम से शताब्दियों तक, मतलब आपका 100 200 300 400 500 सालों तक क्या हुआ, वस्तुओं धर्म और विचारों का आदान प्रदान होता रहा। गांधार से लेकर तक्षशिला, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख भारतीय नगरों तक फैला यह महान सांस्कृतिक राजमार्ग कहाँ था आपका, आधुनिक कंधार, जिसको गांधार बोलते थे। क्या आपको पहले गांधार था वो भी, ठीक है। महाजनपद में आपने पढ़ा था गांधार भी, ठीक है, कि आपका एक क्या था, एक गांधार जनपद अफगानिस्तान तक फैला हुआ था अभी। तो यहाँ तक्षशिला, वाराणसी और पाटलिपुत्र ये प्रमुख नगर नगर इस पे थे, व्यापारिक मार्ग पे थे, उत्तरापथ पे भी। यह महान सांस्कृतिक राजमार्ग बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, कला और दर्शन के प्रसार का माध्यम बन गया था। कि इसके माध्यम से क्या था, जो आपकी कला थी, जो हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म था, उसका भी प्रचार प्रसार का ये माध्यम बन गया था उत्तरापथ भी। सामान्य संवत की 7वीं शताब्दी में इस्लाम के प्रसार से पूर्व भी, इसने कहा कि जब तक इस्लाम का प्रसार नहीं हुआ था भी, उससे पूर्व अफगानिस्तान बौद्ध और हिंदू संस्कृति का एक समृद्ध केंद्र था। कि अफगानिस्तान में ज्यादातर क्या थे, बौद्ध थे और हिंदू थे भी, जब इस्लाम नहीं था भी। कपिस और जाबुल जैसे राज्यों में भारतीय शासन प्रणालियों के अंश दिखाई देते हैं। वहां पे राज्य है आपके अफगानिस्तान में, कौन से, आपके कपिस और जाबुल भी। उस राज्य में भारतीय शासन प्रणालियों के अंश दिखाई देते, वहां जो हमें मिले हैं ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पे क्या, वो भारतीय जो शासन प्रणाली है ना, तो उसके अंश हमें पर वहां पर मिले। कहाँ पर, कपिस और जाबुल, ये आपके कहाँ है, अफगानिस्तान के राज्य हैं भी। अफगानिस्तान की पहाड़ियों में उत्कीर्ण की गई बामियान की विशाल बुद्ध प्रतिमाएं भारत से महायान और बौद्ध धर्म की पहुंच के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ी थी भी। तो ये है भी सबसे ज्यादा। और इसका मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा दुख होता है कि अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान भी, ठीक है, बामियान, वहां पर क्या है, बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, फोटो थी भी, ठीक है। और वो क्या थी, आपको फोटो किसमें बनाई गई थी, बुद्ध को दैवीय प्रतीक में, महायान में। तो वहां से ये सबूत थी कि ये विशाल प्रतिमाएं भारत से महायान बौद्ध धर्म की पहुंच के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ी थी। कि भारत से महायान स्टार्ट हुआ और भारत से महायान पर स्टार्ट होके कहाँ पहुंचा, आपका अफगानिस्तान में पहुंचा भी, जहां वो बुद्ध धर्म की मूर्ति थी, मूर्तियों का प्रचार वहां तक पहुंच गया। इसका मतलब महायान के जो गुण थे, जो विशेषताएं थी, वो कहाँ, अफगानिस्तान तक पहुंच गई भी। और उस मूर्तिमा को तोड़ दिया गया भी, उस जो मूर्ति है आपकी प्रतिमा बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध की थी, उसको तोड़ दिया गया तालिबानियों के द्वारा भी, ठीक है। वो ऐतिहासिक थी, किसी का उसका कोई लेना देना नहीं था। वो एक ऐतिहासिक थी जिसको देखकर हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको देख के वो प्रसन्न होता था। कि ऐतिहासिक चीजें हम देखते ना तो बहुत आनंदित होता। लेकिन उस चीज को तोड़ दिया गया। आज वो स्थान भी ऐतिहासिक है। जब भी हम कभी देखते ना उस स्थान को, जिसने भी उसको देखा मूर्ति को, जब उस खाली जगह को देखता है ना, उसको मूर्ति लगती, उसकी नजरों में वो बसी हुई है, ठीक है। तो आतंकवादी ये नहीं समझते, जो आपके ये कट्टरपंथी होते हैं, कि आप उसके दिलों में जो चीजें बसी हुई हैं उनको कैसे मिटाओगे भी। तुमने एक मिट्टी मूर्ति को तोड़ के क्या कर लिया भी, जिसके लोगों की भावनाएं थी, आस्थाएं थी भी, ठीक है। तो चलो उस टॉपिक में कभी बाद में बात करेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं कि जो आपकी बामियान की मूर्ति थी ना, वो इस बात का सबूत थी कि भारत से महायान जो शाखा थी, वो आपकी अफगानिस्तान वाले एरिया में गई है भी, जो दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों को दर्शाती थी, ठीक है। किस बात से पता लगता है कि दोनों देशों के बीच बहुत गहरे संबंध थे, क्योंकि आपकी महायान की जो विशेषता थी, वो कहाँ पहुंची है, अफगानिस्तान में। दुर्गावश 2001 में नष्ट कर दिया गया है। कब, 2001 में नष्ट कर दिया गया उसको भी। हाल के दशकों में भारत और अफगानिस्तान के लोगों के मध्य प्रगाढ़ संबंध स्थापित हुए, बिल्कुल भी। आज के जो
ईयर है ना, आज के दिनों में जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 2026, ठीक है, यहाँ भारत और जो आपके अफगानिस्तान उनके बीच में संबंध बहुत बढ़िया, दोनों के देशों के निवासी एक दूसरे को बिल्कुल भाई मानते, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, ऐसे हालात हैं बिल्कुल बढ़िया भी। भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग दिया है, जिसमें अफगान संसद भवन, जारंज डेलाराम राजमार्ग का निर्माण सम्मिलित है। तो इसने भारत में क्या है, भारत ने जो अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए ताकि आर्थिक सहयोग, आर्थिक क्षेत्रीय सहयोग होता ना, ताकि वो भी आपका तरक्की कर सके भी। तो उसमें क्या क्या किया है, अफगानिस्तान में जो संसद भवन है वो बनवाया है, जारंज डेलाराम राजमार्ग जो NH1 है भी, अफगानिस्तान का NH1 है, जो आपका एशियाई राजमार्ग है ना, उसका भी भाग है आपका। भारत का कौन सा है एशियाई राजमार्ग वन का हिस्सा, NH44 के कुछ भाग हैं जो एशियाई राजमार्ग वन में आते, जो हमने पिछली क्लास में किया था भी। निर्माण सम्मिलित है, उतार चढ़ाव के बाद भी ये पहले और दीर्घकालिक मैत्री, पारस्परिक सम्मान की साझा जरूरत को आगे बढ़ाने की अभिलाषा को प्रतिबिंबित करती। इसने कहा कि हाँ, कभी कभी संघर्ष हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज भी इस प्रकार लग रहा है कि हमारे और जो अफगानिस्तान के संबंध है ये दीर्घकाल तक चलेंगे भी। ठीक है, तो इसमें आपको एक वर्ड आया था आपका बहुनर्ताकीय भी, मानवीकृत, कि इसमें क्या अलग अलग वंशों के लोग रहते हैं भी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, स्टार्टिंग में आया था जब हमने स्टार्ट किया था ये अफगानिस्तान भी। भारत के समुद्री पड़ोसी भी, तो आपने स्थलरुद्ध पड़ोसी तो आपने पढ़ लिए हैं, आपने स्थलरुद्ध तो पड़ोसी आपने पढ़ लिए, अब हमें पढ़ने हैं समुद्री पड़ोसी भी। क्या पढ़ने हैं, समुद्री पड़ोसी हम पढ़ेंगे। तो सामान्य संवत की कुछ शताब्दी पूर्व से ही भारतीय व्यापारी श्रवण और अन्य मूल्यवान संसाधनों की खोज में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा कर रहे थे। तो भारत कहाँ निकल गए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तरफ निकल गए, किसकी खोज में, श्रवण और अन्य मूल्यवान संसाधनों की खोज में भी। ठीक है, हमें नहीं पता था कोई देश है, क्योंकि समुद्री आपके पास संसाधन थे नहीं जाने के लिए, तो आपको नहीं पता था कि आप स्थल पे घूम सकते थे कि वहां पर भी कोई देश होगा। तो भारतीय व्यापारी जहाजों के माध्यम से, अन्य जो समुद्री परिवहन थे उसके माध्यम से वो दक्षिण पूर्वी एशियाई की तरफ निकल पड़े वे। वे प्राय जावा, सुमात्रा और मल्ले द्वीपों की नियमित यात्रा करते थे। वो आपके जो पास के द्वीप थे ना, तो वहां की वो यात्रा करते थे भी, वहां ढूंढते थे ये चीजें। ये यात्राएं इतनी अधिक थी कि इन स्थानों को स्वर्णमुख भूमि, सोने की भूमि या स्वर्ण द्वीप, सोने का द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। आइए हम अपने राष्ट्र के समीपवर्ती समुद्री पड़ोसियों की चर्चा से आरंभ करते हैं भी। तो इनको क्या कहने लगा कि यात्राएं इतनी अधिक थी भी, सोने के लिए इतनी ज्यादा यात्रा करने लगे कि इनको स्वर्ण द्वीप कहा जाने लगा, जो पास के आपके द्वीप थे इनको। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको धीरे धीरे सारे डाउट आपको ये क्लियर हो जाएंगे भी। भारत के कई पड़ोसी देशों ने 1985 में एक साथ मिलकर आपसी हितों, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए आपका एक बनाया एक संघ का नाम दिया भी, जिसको नाम दिया सार्क। क्या नाम दिया, सार्क नाम दिया भी। जो पड़ोसी देश थे ना आपके दक्षिण एशियाई देश, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, सार्क बनाया भी। उसका क्या नाम था, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको क्या बोला जाता है आपका, सार्क भी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, एक संगठन बना लिया कि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे और हम क्या करेंगे, विकास करेंगे भी। उस संस्थान को नाम दिया गया आपका सार्क भी। सार्क की फुल फॉर्म आपको बतानी है, शायद ये साउथ एशियन और आपका कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, आपका ये संगठन को क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन ही बोलते हैं भी। ठीक है, तो ये है आपका भी सार्क। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इस संघ के सदस्य हैं। कितने हो गए सर, अफगानिस्तान भी पड़ोसी, बांग्लादेश भी, भूटान भी, भारत भी, मालदीव भी, नेपाल भी, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी। चाइना कहाँ गया, चाइना नहीं है ना, तो चाइना आपका मध्य एशिया में, ये आपका दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। तो भारत के सभी पड़ोसी आ गए क्या, आप कहेंगे भारत के 7 पड़ोसी हैं मेनली, 7 स्थल वाले और 2 आपके समुद्री वाले। तो गिनते हैं कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7। एक चाइना निकल गया आपका, और कौन सा निकला है अभी, और कौन सा निकला है सर, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, तो भारत के 9 पड़ोसी हैं आपके, तो 2 कौन से निकल गए सर, एक तो चीन निकल गया अभी, और कौन सा निकला मुझे ये बता दो जल्दी से भी। आपके समुद्री पड़ोसी आ गए, मालदीव और श्रीलंका, हाँ सर आ गए।
दो आ गए। ऐसे देखते हैं, ऐसे आपका दिमाग यदि पड़ोसी याद हो ना तो आप आराम से इसका लगा देंगे भी। उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हाँ सर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपके आ गए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर आपका चाइना, चाइना आपका बाहर निकल चुका है। फिर नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान आ चुके हैं भी, नेपाल भी आ चुका और भूटान भी आ चुका, और बांग्लादेश, और आपका भारत भी। ठीक है, तो ये 9 कैसे हो गए फिर, कौन सा रह गया अभी? जल्दी बताइए भी, इसके कौन सा सदस्य रह गया, मुझे भी डाउट हो रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया। हम बारी बारी से मैं देखता हूँ सबको एक बार भी, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो यहाँ से, क्योंकि ये सार्क वाले देश है ना, ये आपको परेशान करेंगे भी। मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। सबसे पहले हम चलते हैं हमारा पाकिस्तान भी नंबर 1, पड़ोसी भी है और दुश्मन भी है भी। उसके बाद आपका अफगानिस्तान नंबर 2, नंबर 3 पे आपका आएगा चाइना भी। 3 पे क्या आ गया आपका चाइना। 4 पे आएगा आपका नेपाल। ठीक है, वो एक म्यांमार नहीं है भी, क्या है आपका म्यांमार इसमें नहीं है भी, सॉरी। ये देश क्यों, म्यांमार इसमें आपका सार्क में नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। कौन से पड़ोसी देश, 2, चाइना और म्यांमार आपका नहीं है। आपको आगे बात समझ में, हाँ सर बाकी सारे देश हैं, बस आपको ये बात याद रखनी है। ये म्यांमार दिमाग से घूम रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया अभी। तो ये इसका लक्ष्य क्या है, विज्ञान शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए संसाधनों को साझा उपयोग प्रोत्साहित करना है। यद्यपि कुछ सदस्य देशों के मध्य राजनीतिक तनाव ने इनके कार्यों को प्राय बाधित किया है भी। सार्क का उद्देश्य क्या कि हम क्षेत्र में विकास करें, लेकिन आपस में कुछ जो देश सदस्य हैं इसके, उनके बीच में क्या संबंध ठीक नहीं, जैसे भारत और बांग्लादेश हो गया, भारत और पाकिस्तान हो गया, तो आपस में इसके संबंध ठीक नहीं है ना, तो इसके जो उद्देश्य हैं वो थोड़े से धीमे हो गए। इतनी तेजी से काम करने के लिए बनाया था, उतनी तेजी से काम नहीं हो पा रहा। ये चीज क्लियर है, हाँ सर ये चीज क्लियर है। बस आप ये 2 चीज याद रखना कि चाइना और म्यांमार जो भारत के पड़ोसी देश है वो आपके सार्क के सदस्य नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है आपका। ठीक है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी, मेन तो बात थी हम समुद्री पड़ोसी पढ़ रहे थे, सार्क हमारा बीच में आ गया, तो सार्क के बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल से पढ़ लिया। कभी अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में, लेकिन मोटा मोटी आप याद रखना, भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, 2 पड़ोसी देश हैं जो सार्क के सदस्य नहीं है, चाइना और म्यांमार, इसलिए थोड़ा सा हमने टाइम भी लगाया है। अब भारत का निकटतम पड़ोसी देश भी समुद्री भी, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब चारों तरफ से पानी से वो घिरा हुआ है, इसलिए द्वीपीय देश बोलते हैं भी। दोनों देशों के मध्य एक संकीर्ण समुद्री पट्टी जिसे पाक जल डमरू मध्य बोल के नाम से जाना जाता है भी। इसको बोला जाता है जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। बच्चे ना गलती कर जाते हैं कि जो आपकी संकीर्ण जो पट्टी है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है उसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका और भारत के सबसे निकटतम बिंदु पर दोनों देशों के मध्य की दूरी 32 किलोमीटर है भी। यदि हम बात करें ना कि ये सबसे निकटतम बिंदु, कि जैसे आपका भारत है, अभी ध्यान से देखना इस चीज को, कि यहाँ ये भारत की सीमा है, मान लेते हैं यहाँ ये आपकी श्रीलंका की सीमा है, इनके बीच में जो निकटतम बिंदु है ना वो कितना 32 किलोमीटर का है। यह निकटता देश दोनों देशों को लंबे समय से सांस्कृतिक संपर्क, व्यापार और आपसी सहयोग दोनों देशों में काफी है, श्रीलंका में भी। लेकिन हालात आज के दिन श्रीलंका के साथ भी बढ़िया नहीं है, भारत देश के भी। ठीक है, तो जो समुद्री पट्टी है, मध्य समुद्री पट्टी, उसका क्या नाम है, पाक। क्या है, पाक जलडमरू मध्य। क्या नाम है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री पतली पट्टी जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है उसका क्या नाम है, पाक जलडमरू मध्य है, आप याद रखना भी। ये एक बार मैप देख लीजिए भी, ये आपका श्रीलंका हो गया, ये वाली है ना पट्टी, ये 32 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ भी। तो ये आपका माले है, आपका मिनिकोय द्वीप है, ये चीज आपको देख ले, कोलंबो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, ये माले आपको ध्यान में रखना है अभी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ध्यान में रह जाएगा मैप के माध्यम से। बाकी सारी चीजें आपको, ओमान, ये आपका ओमान है भी, ये दूर का पड़ोसी हो गया है, तो ये भी पड़ोसी, लेकिन क्या हो गया, ये दूर का पड़ोसी हो गया अभी। ठीक है, और श्रीलंका का आपको पता है, मालदीव आपका घेरे में हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें सारी चीजें समझ में आ रही है भी।
अब देखते हैं इन दोनों के बीच में किस प्रकार के संबंध है। श्रीलंका के बीच में आपको एक ही चीज याद रख, जो संकीर्ण पट्टी जोड़ती दोनों देशों को, उसको पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सामान्य संवत की तीसरी शताब्दी पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा द्वारा बौद्ध धर्म को श्रीलंका में प्रसारित किया गया था। भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इतिहास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता है कि अशोक ने कहाँ भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। वो श्रीलंका में भेजा था, क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अपने दो महाकाव्य भी के माध्यम से हिंदू धर्म भी वहां पहुंचा। वर्तमान में भी दोनों देशों के साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाते हैं भी। तो दोनों देश है ना, जो आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक है ना, मिलाप बहुत ज्यादा परंपराएं भी। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बहुत ज्यादा है आपको। और जो आपका थेरवाद शाखा ना, याद रखना श्रीलंका में कौन सी है आपकी? थेरवाद शाखा बौद्ध धर्म की। और हिंदू धर्म को मानने वाले भी, उनकी जो आपके रामायण महाभारत के माध्यम से हिंदू धर्म की बहुत सी परंपराएं वहां तक पहुंची है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यद्यपि ये संबंध दोनों राष्ट्रों में सदैव सहज नहीं रहे भी। तो दोनों राष्ट्रों में ये सहज इतने आसान नहीं रहे संबंध। मुश्किल समय भी आया कि दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए भी। 1980 के दशक के मध्य से लगभग 2010 तक श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था भी। यह एक कठिन समय था। यह युद्ध मुख्य रूप से सिंहली बहुसंख्यक समुदाय भी, ठीक है। तो ये जो आपका युद्ध किसके बीच में था? श्रीलंका का जो गृह युद्ध था, आपको ज्योग्राफी में दे रखा है ये चीज, आपकी हिस्ट्री की बात है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। ये आपका सिंहली बहुसंख्यक समुदाय, जिनकी भाषा सिंहली और तमिल अल्पसंख्यकों के मध्य था। भी आपस में जब देश के लोग आपस में लड़ने लगे ना, दो समुदाय के लोग, उसको गृह युद्ध बोलते हैं। गृह युद्ध वहां पे बहुसंख्यक ज्यादा लोग में थे, सिंहली लोग, ठीक है, और कम संख्या में क्या थे? आपके तमिल लोगों के बीच में था भी, जिनके भारत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध है। युद्ध के फलस्वरूप अनेक तमिल परिवारों को श्रीलंका छोड़कर दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु की ओर पलायन करना पड़ा था। क्योंकि आपके सिंहली जो जाति जनजाति है, आपकी जो समुदाय है, वो आपका क्या था? बहुसंख्यक में था, ज्यादा संख्या में था। तो ज्यादा वाले तो हमेशा जीत जाएंगे। जो तमिल थे उनके साथ भारत का घनिष्ठ संबंध था। तो क्या हुआ कि उनको तमिलनाडु में आके वो रहने लगे, बहुत सारे लोग वहां से छोड़ के आ गए भी। भारत और श्रीलंका के मध्य एक बहुआयामी साझेदारी, जो सांस्कृतिक निकटता, ऐतिहासिक संबंधों, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग से जुड़ी है। यह संबंध लोगों के मध्य आदान प्रदान, क्षेत्रीय समूह और दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए साझा लक्ष्यों के माध्यम से निरंतर सुदृढ़ हो रहा है। उसने कहा कि बहुआयामी साझेदारी, बहुआयामी मतलब कि कई क्षेत्रों में भारत और जो श्रीलंका हो आपस में साझेदार है। और इसके कारण क्या है? इस क्षेत्र में शांति की अवस्था बनी हुई है। इतने प्रकार के वाद विवाद नहीं होते भी। छोटा मोटा तनाव चलता रहता है, लेकिन श्रीलंका से जो हमारे संबंध है वो ठीक ठाक है, लेकिन फिलहाल नहीं है भी। अब आप बता देना, जब आप लेसन को पढ़ रहे हैं तब आप संबंध कैसे हैं ये मुझे बता देना। अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने टीचर से पूछ के, किसी भी आप कमेंट कर देना कि श्रीलंका के साथ संबंध कैसे भी। श्रीलंका में सूर्यास्त के समय खंभों पर खड़े पारंपरिक मछुआरे भी, ये मछुआरे श्रीलंका में ये सूर्यास्त के समय खड़े होते हैं भी इस प्रकार से, ठीक है। श्रीलंका के चमकीले रंगों के पारंपरिक लकड़ी के मुखौटे श्रीलंका में है भी। लकड़ी के मुखौटे हैं ये। संभव है कि इस परंपरा का संबंध भारत, विशेषकर दक्षिण भारत की समान मुखौटा निर्माण परंपराओं से भी। दक्षिण भारत में भी इस प्रकार के मुखौटे बनाए गए हैं, तो शायद वहां से इन दोनों का कोई कनेक्शन हो। ये चीज हमें समझने में आसानी हो सकती है, तो ये मानते हैं ऐसे भी। अब हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया, समुद्री सीमा मिलती। बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना, जो संकीर्ण पट्टी दोनों को जोड़ती है, वो पाक जल डमरू मध्य है, बस, ठीक है। भारत और मालदीव के संबंध, भूगोल, इतिहास और अब है द्वीपों का देश मालदीव भी। संबंध भूगोल, इतिहास, संस्कृति के आधार पर है। मालदीव में 1100 से अधिक छोटे द्वीप है भी। क्या है आपके? 1100 से छोटे अधिक छोटे छोटे द्वीप है भी। द्वीप मतलब भूमि का वह भाग चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, ऐसे छोटे छोटे आपके 1100 से अधिक द्वीप है। यह मिनिकोय भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से केवल लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भी। तो भारत का एक है द्वीप आपका मिनिकोय भी। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में ये द्वीप है आपका मिनिकोय भी। उससे इसकी दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर की दूरी पर यह देश स्थित है आपका मालदीव भी। इस निकटता के कारण हिंद महासागर में व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से यह भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है भी, ठीक है। तो ये हिंद महासागर में क्या, भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। 120-30 किलोमीटर इसकी अप्रोक्सीमेट दूरी है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, उसके द्वीप मिनिकोय से भी, ठीक है। प्रॉपर आपको एक्यूरेट आपको बता दिया, ये चीज आपको याद रखनी। लेकिन हालात आज के टाइम में इसके साथ भी बढ़िया नहीं है, मालदीव के बारे में भी, ठीक है।
आप कहेंगे सर किसके साथ बढ़िया? फिलहाल एक देश आया था आपका, नेपाल के साथ भी नहीं इतने, एक साथ भूटान, भूटान के साथ थोड़े बहुत ठीक है, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा गर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अफ़गानिस्तान के साथ बढ़िया है, बाकी सभी पड़ोसियों के साथ हालात हमारे ऐसे ही चल रहे हैं, आँखों में आँख डालकर बात हो रही है सभी के साथ भी। शताब्दियों पूर्व समुद्री व्यापार के माध्यम से इन देशों में सांस्कृतिक संबंध बन रहे हैं अभी। जो आपका मालदीव था, उसके साथ संबंध कैसे बने? समुद्री व्यापार करने के लिए भारत के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए, तो इस प्रकार उनके बीच में आपके सांस्कृतिक संबंध बने थे भी। प्राचीन बौद्ध मंदिरों और शिलालेखों के पुरातात्विक साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म मालदीव में बहुत पहले पहुंच गया था अभी। जो आपके वहाँ पे ऐतिहासिक चीजें मिली हैं, तो उनसे ये पता चला है कि मालदीव में बौद्ध धर्म आपका बहुत पहले पहुंच गया था अभी। तमिलनाडु और केरलम के प्रभाव से इन द्वीप पर भाषा व्यंजन विविध कलाएं विकसित हुई है। तो जो आपका तमिलनाडु और केरलम, जो तमिलनाडु के व्यापारी गए, केरल के व्यापारी गए वहां पे, तो यहाँ पे केरलम और जो आपका तमिलनाडु, वहाँ की जो चीजें है ना, तो वो वहां से मिलती जुलती है, खाना पीना पहनावा, क्योंकि वो व्यापारी वहां पर ज्यादा नजदीक है, तो वहां पर गए होंगे भी। नारियल की करी, रोसी जैसे मालदीपीय व्यंजन दक्षिण भारतीय स्वाद को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे नारियल की करी है, तो वैसा ही तमिलनाडु में आपके बनाया जाता है। और रोसी, ये क्या है? आपके खाने के प्रकार, जैसे आप उत्तर भारत में खीर है, कढ़ी है, ठीक है, तो वैसे ही दक्षिण भारत के भी आपके व्यंजन है जो लोग खाते हैं, तो वही व्यंजन आपको मालदीव में भी देखने को मिलेंगे भी। जबकि बोडे बोरू भी क्या है? बोडू बेरू, ये वर्ड है ना, आपको परेशान करेंगे। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि नारियल की करी आपके दक्षिण भारतीय व्यंजन है, रोसी क्या है, आपसे पूछेगा ये भी क्या है? एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है। आपके दिमाग में एक बार स्टिक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक आपका बॉडी बेरी क्या नृत्य है, तमिल का भी, लोकगीत प्रतिध्वनित करते हैं भी, ठीक है। ये क्या है? आपका लोकगीत है भी, बोडेबेरू नृत्य के नाम से जाना जाता है, ये आपका तमिल का है भी। दिवेही भी मालदीव की अधिकारिय भाषा है। आहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दिवेही आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी ने बता दिया, और एग्जाम में पूछ लेगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे भी। कौन सा है? दिवेही मालदीव। अब आपको याद हो गया, एक बार दिवेही आपने एक बार सुन लिया ना जिंदगी में, आपको याद हो जाएगा। जब भी आप ऑप्शन देखेंगे कि मालदीव की राष्ट्रभाषा क्या है, ऑप्शन में आएगा दिवेही, तो आपको तुरंत पहचान लेंगे भी। जिसे मालदीवियन भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? मालदीवियन। क्या कहा जाता है? मालदीवियन भी कहा जाता है। इसकी शब्दावली और नाव बनाने की तकनीक भी दक्षिण भारत से इसके जुड़ाव को दर्शाती है। ये कहता है कि इसकी जो शब्दावली है, ठीक है, कि किस प्रकार के शब्द यूज करते हैं इस भाषा में, और इसकी नाव बनाने की जो तकनीक है ना, वो भी दक्षिण भारत के साथ मेल खाती है। मतलब दक्षिण भारत के साथ इसका जुड़ाव बहुत ज्यादा है भी। ये बात आपको बताया भी। कहीं ने बुक में याद करा रखा होगा कि मालदीव की जो राष्ट्रभाषा वो कौन सी है, आप कहेंगे सर मालदीवियन है, लेकिन दिवेही भी इसको बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल सर, हम याद रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 1965 में स्वतंत्र होने के उपरांत मालदीव को मान्यता देने वाले प्रारंभिक देशों में भारत सम्मिलित था भी। तो 1965 में ये आजाद हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसको मान्यता देने वाले देशों में, कई देशों ने तो मान्यता नहीं दी थी कि हम नहीं मानते इसको देश वेश भी, क्या है ये, ठीक है। लेकिन भारत उन प्रारंभिक देशों में था जिसने इसको मान्यता दी थी कि हम मालदीव को क्या मानते हैं? देश मानते हैं भी। विगत कुछ वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और आपदा राहत सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुदृढ़ संबंध स्थापित किए, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। 2004 की सुनामी माले, मालदीव की राजधानी क्या आपकी? माले है भी। 2014 के जल संकट, कोविड 19 2019 में जो कोविड आया था, उसमें महामारी के समय भारत ने त्वरित सहायता से इन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया। इन कार्यों ने संकट के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने की भारत की क्षमताओं को रेखांकित किया, और इस क्षेत्र के तत्काल विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उसकी भूमिका और अधिक सुदृढ़ किया। और उसने कहा कि भारत ने इस प्रकार, चाहे सुनामी आए, चाहे कोई भी मुसीबत आई हो, इसकी हमेशा मदद की है। लेकिन इसने उस मदद का इतना ज्यादा हमें फायदा नहीं पहुंचाया है भी, इसने उन एहसानों को नहीं माना है भी, ठीक है। ये समझता है कि भारत कुछ नहीं है भी, मतलब कि भारत हमारे लिए इतना ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन भारत इसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी। भारत के बहुत सारे पर्यटन यहाँ पे घूमने जाते, पर्यटक भी, जिसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था चलती है। मालदीव की भाषा दिवेही शताब्दियों से भारतीय संस्कृतियों के समृद्ध परिणाम स्वरूप समृद्ध मिश्रण का उदाहरण है भी। इसने कहा कि ये समृद्ध मिश्रण का उदाहरण जो मालदीव की भाषा दिवेही है ना, वो भी, इसमें संस्कृत के भी शब्द मिल जाएंगे आपको, प्राकृत भाषा के, तमिल के, मलयालम के, हिंदी से शब्द लिए गए हैं। राज्य, राजा, मांस, मछली, संस्कृत शब्दों से राजा और मत्स्य के समान है, जबकि धोनी, नाव और कुकुल
मुर्गा की उत्पत्ति तमिल और मलयालम से जुड़ी है भी। ये शब्द देखिए आपके, जैसे आपका राज्य है भी, तो वहाँ राजा को क्या कहा जाता है? राजे। तो यार राजा क्या संस्कृत भाषा का शब्द है, तो उससे बना है ये। मांस मछली, मछली को क्या कहा जाता है? मांस कहा जाता है। संस्कृत भाषा के शब्द है, जैसे राजा से निकला है और मत्स्य से मांस निकला है भी। तो इस प्रकार क्या इन सभी भाषाओं से ये एक संगम है आपका। विदेही जो भाषा यहाँ की भारतीय भाषाओं के ही शब्द इनमें ज्यादातर पाए जाते हैं भी। ठीक है। द्वीपीय राष्ट्र होने के कारण मालदीव जलवायु में हो रहे परिवर्तनों के प्रभाव के फलस्वरूप आज बहुत असुरक्षित है। लेकिन जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, और जैसे आपका बांग्लादेश चक्रवातों के आमिदा, उसी प्रकार ये द्वीप है ना आपका, तो जल स्तर आपका, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भी ये आपका पानी में डूब ही जाए, मालदीव आपका खत्म ही हो जाए भी। तो ये आपको बता रहा है अभी। ये बहुत असुरक्षित, विशेषकर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही, जो इस शताब्दी के अंत तक 1 मीटर तक पहुंच सकता है। समुद्र का जल स्तर 1 मीटर ऊंचा उठ सकता है अभी। तो इसके अनेक द्वीपों के आंशिक रूप से डूबने की संभावना है। यह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य है। यह एक भारतीय पहल है भी। ये क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मालदीव भी उसका भी सदस्य बना हुआ है ये। इसके अध्याय हम 8 में करेंगे। जो सौर ऊर्जा पर अनुसंधान प्रौद्योगिकी साझा, ये क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो सौर ऊर्जा से संबंधित जो आपकी तकनीक है ना, उस पे क्या करता है? साझा करता है कि हमें सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, किस प्रकार उपयोगी कर सकते हैं। यदि किसी के पास भी वो आपकी तकनीक है, तो उसको सभी देशों के साथ मिलकर क्या करेंगे? हम साझा करेंगे, और ज्यादा बढ़िया सौर ऊर्जा का उपयोग बनाने की कोशिश हम करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है भी, तो इसकी पहल भारत ने की है भी। डॉक्टर इब्राहिम दीदीवी, ये कौन है भी? मालदीव के मुख्य द्वीपों में एक उपग्रह दृश्य है। हल्की रूपरेखाएं आपको दिख रही है यहाँ पर, देखिए आपके, ये आपको दिख रही है भी। इसमें भारत का दक्षिणी सिरा ऊपरी दाएं कोने में भी, ये आपका भारत का दक्षिणी सिरा दिख रहा है आपको? हाँ सर। और ये आपके क्या है? ये द्वीप आपको दिख रहे हैं भी। वैश्विक तापमान बढ़ते समुद्री जल स्तर के खतरे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति और मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने 2009 में जल की सतह से 4 मीटर की गहराई में एक बैठक की थी भी। ये जो बैठक हुई थी भी, ये बैठक क्यों की थी? कि जो उन्होंने कहा था कि ध्यान दीजिए हमारी तरफ, कि आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे हैं, हानिकारक गैसों का प्रभाव आप बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी जान खतरे में आ गई है। पूरी दुनिया का ध्यान इस पे आकर्षित करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग पे इन्होंने समुद्र के अंदर क्या थी आपकी बैठक की थी भी, ताकि इसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या करिए, कम करिए, हम डूब जाएंगे, हमारा देश तबाह हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। तो इसने कहा, बाकी देशों ने कहा हाँ हाँ हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमें जो आपका ये ग्रीन हाउस गैसेज है इनका प्रोडक्शन हमें कम करना चाहिए भी। तो उसको ध्यान इन्होंने क्या की थी? मीटिंग की थी भी। और ये देखिए आपको हल्की हल्की दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये समय के आने के साथ पानी में डूब जाएंगे। भारत का दक्षिण से ये आपके मालदीव है भी। करने से संबंधित संधारणीय विकास की दिशा में यह संयुक्त प्रयास दोनों देशों के मध्य दीर्घकालिक संबंधों का एक उदाहरण है। और ये क्या है? इसमें हम सौर ऊर्जा की ओर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम सौर से ऊर्जा प्राप्त करें सूर्य से, और हम जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बनिक गैसों का, ग्रीन हाउस का, ये कम करें। ये एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को दर्शाता है। क्योंकि अगर CO2, अगर ये जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हुई ना, तो आपका मालदीव का इस धरती पर से जाना तय ही तय है भी। लेकिन भारत ने क्या किया? इस चीज को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य तो सौर वाला था, लेकिन ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। तो ये सहयोग की भावना को दर्शाता दोनों देशों के बीच में। द्वारका से द्वारवती और अयोध्या से अयोध्या तक, तो आपको देखना है कि आपका, हम और बात करते हैं कुछ अन्य देशों की। ये तो हमने नजदीकी पड़ोसी देख लिए भी, ठीक है, कि आपके 7 हमने स्थलीय पड़ोसी देख लिए और 2 हमने जलीय पड़ोसी देख लिए जो हमारे नजदीक थे। अब जो बाकी देश है भी, तो उनके बारे में जैसे आपको बताया था, थाईलैंड है, बीच में कोई देश नहीं पड़ता, हम सीधे थाईलैंड पहुंच जाते समुद्र के रास्ते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपका ओमान है, आपका ईरान है, इन देशों के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, वो आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर देना, अगले पार्ट में मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में न आई हो, लेकिन जो आपको चीजें समझ में नहीं आई होगी उनका जवाब आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। हो सकता है कि आप आज के 10 साल बाद इस लेक्चर को देख रहे हो, तो अगर आपको चीज आज भी 10 साल बाद भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट में
कर देना। हो सकता है कि आपको अलग से वीडियो बना के नोटिस कर दिया जाएगा कि आपको ये वीडियो मिल गया, प्लेलिस्ट से आपको पढ़ना, या फिर हो सकता है कि सारे डाउट को इकट्ठा करके एक वीडियो में समझा के और प्लेलिस्ट में सबसे नीचे लगा दिया जाए। जब आपका लेसन कंप्लीट हो तो आप डाउट वाली वीडियो देख लें, आपके जो डाउट हो सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपका डाउट क्लियर जरूर होगा अभी, ठीक है। आप पहले लेसन को कंप्लीट कर लीजिए प्लेलिस्ट में से। हो सकता है किसी वीडियो की क्वालिटी में, आवाज़ की क्वालिटी में दिक्कत हो, आपकी स्क्रीन में दिक्कत हो, तो वो आपका समय आने पे बदल दिया जाएगा। अब आप वीडियो को ढूंढेंगे कहाँ से आपको, तो वो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपके हमने कितने पड़ोसी पढ़ लिए? 9 पड़ोसी हमने पढ़ लिए हैं, और कल हम पढ़ेंगे हमारे दूर के पड़ोसी भी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।